अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माय डियर फ्रेंड्स, इट्स मी मोहम्मद उस्मान तनवीर, एडवोकेट, हाई कोर्ट 29 कैनी चैम्बर, सेशन कोर्ट गुजरांवाला। For any free legal opinion and free legal aid, you can contact on my phone number 0314 4500 824। फ्रेंड्स, आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करना जा रहे हैं वो एक बहुत अहम टॉपिक है। वो लोग जिनकी अपनी जाती प्रॉपर्टी होते हुए भी उनके ऊपर जो कब्जा माफिया अगर उसके ऊपर कब्जा कर लेते हैं, तो ये आज की मेरी वीडियो उनके लिए बहुत मुफीद रहेगी। या वो लोग जिनकी अपनी प्रॉपर्टी होते हुए जिनका अपना विरासती हिस्सा बेशक उनका हो प्रॉपर्टी के अंदर, और उनके उस हिस्से के ऊपर जो है वो उनके दूसरे जो बहन भाई हैं अगर वो उसके ऊपर कब्जा कर लेते हैं, या इनफैक्ट कोई भी पर्सन जो है वो आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर अगर वो आके कब्जा कर लेता है, आपको वो डिस्पोजेस कर देता है, तो उसके लिए जो आपके पास रेमेडी है उसके ऊपर आज हम इंशाल्लाह बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, 2005 के अंदर इस चीज़ के ऊपर कानून आ गया जिसका नाम था द इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट 2005। फ्रेंड्स, इस एक्ट के अंदर गवर्नमेंट ने वो तमाम इक़दाम बता दिए जो कि आप उसको इख्तियार करके अपनी रेमेडी अवेल कर सकते हैं। तो उसके लिए हम सबसे पहले पढ़ते हैं इस कानून का सेक्शन 3 है जो हमको प्रिवेंशन जो है वो देता है, हमको प्रिवेंट करता है हमारे राइट को। उसको हम पढ़ते हैं, प्रिवेंशन ऑफ इलीगल पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी। No one shall enter into or upon any person to dispossess, grab, control or occupy it without having any lawful authority to do so with the intention to dispossess, grab, control or occupy the property from owner of occupier of such property। Subsection 2 है इसका, whoever contravenes the provisions of the subsection 1 shall without prejudice to any punishment to which he may be liable under any law, any other law for the time being in force by punishable with imprisonment which may extend to 10 years and with fine, and the victim of the offence shall also be compensated in accordance with the provisions of section 54 of the code। Friends, इस सेक्शन के तहत इस कानून ने ये बिल्कुल वाज़ेह कर दिया कि जो भी बंदा आपकी लॉफुल पोजेशन को वो आके उसके अंदर कंट्रवीन करता है, आपको डिस्टर्ब करता है, आपको डिस्पोजेस करने की कोशिश करता है, आपको बाहर निकाल के खुद उसके ऊपर आके बैठ जाता है, तो उस पर्सन के लिए इस कानून के तहत 10 साल जो है वो सजा प्लस जुर्माना वो अदालत जितना मुनासिब समझे वो कर सकती है। ये उसको जो है वो सजा दी जाएगी, आफ्टर ट्रायल उसको ये सजा दी जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये था सेक्शन 3। उसके बाद हम पढ़ते हैं कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस। अब इसके तहत हमें पता चलेगा कि हमने किस तरह इस रेमेडी को अवेल करना है, किस अदालत के पास हमने जाना है, वो इसके अंदर हमें पता चलेगा। Notwithstanding anything contained in the code or any other law for the time being in force, the contravention of section 3 shall be triable by the court of session on a complaint। इसका सबसेक्शन 2 है, the offence under this act shall be non-cognizable। Number 3, the court at any stage of the proceedings may direct the police to arrest the accused। Friends, इसके अंदर अब पता चल गया कि जो सेशन कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट जो है वो इस कंप्लेंट को एडजुडिकेट करेगी, वो इसका ट्रायल करेगी, वो डिसाइड करेगी इसके अंदर। और उसके बाद जो सेशन जज हैं वो किसी भी स्टेज के ऊपर जो कब्जा माफिया है या जिस बंदे ने कब्जा किया हुआ है उसको अरेस्ट करने का ऑर्डर सेशन कोर्ट कर सकती है। उसके बाद फ्रेंड्स, इन्वेस्टिगेशन एंड प्रोसीजर सेक्शन 5 है इस एक्ट का। वो कहता है
upon a complaint with the court may direct the officer in charge of a police station to investigate and complete the investigation and forward the same within 15 days to the court. इसके अंदर जो उस इलाके का मुतलका SHO है जहाँ पे माफिया ग्रुप ने प्रॉपर्टी के ऊपर गैर कानूनी तौर पे कब्जा किया है, सेशन कोर्ट जो है वो SHO को डायरेक्ट करेगी कि वो इसके ऊपर 15 दिन के अंदर इन्वेस्टिगेट करके अदालत में अपनी रिपोर्ट को जमा करवाए। आगे उसका फर्दर पार्ट है, प्रोवाइडेड द कोर्ट में एक्सटेंड द टाइम विद इन विच सच रिपोर्ट इज टू बी फॉरवर्डेड in case where good reasons are shown for not doing so within the time specified in this subsection। इसके अंदर अगर पुलिस की रिपोर्ट जो है वो लेट हो जाती है 15 दिन से, तो अदालत जो है वो उस टाइम को एक्सटेंड भी कर सकती है। उसका नंबर 2 है, ऑन टेकिंग कॉग्निजेबल ऑफ ए केस द कोर्ट शैल प्रोसीड विद द ट्रायल फ्रॉम डे टू डे एंड शैल डिसाइड द केस विद इन 60 days and for any delay sufficient reason shall be recorded। इसके तहत वो वक्त जो है उसका तयन कर दिया कि 60 दिन के अंदर सेशन जज जो है वो इस दरखास्त का फैसला करेगा। अगर इसके अंदर कोई तखीर होती है तो वो उसकी वजह भी इसके अंदर उस अपने ऑर्डर में लिखेगा कि ये क्यों 60 दिन से ज्यादा जो है वो डिले हुआ है। इसका नंबर 3 है, the court shall not adjourn the trial for any purpose unless such adjournment is in its opinion necessary in the interest of justice and no adjournment shall in any case be granted for more than 7 days। इसके अंदर 7 दिन से ज्यादा लंबी तारीख भी नहीं हो सकती। ये चीज भी इस सेक्शन के अंदर वाज़ेह हो गई। उसके बाद फ्रेंड्स इसका सेक्शन 7 है जो ये बता रहा है कि इविक्शन एंड मोड ऑफ रिकवरी एज एन इंटरिम रिलीफ। इसको पढ़ते हैं। नंबर 1, इफ ड्यूरिंग ट्रायल द कोर्ट इज सेटिस्फाइड दैट ए पर्सन इज फाउंड प्राइमा फेसी टू बी नॉट इन लॉफुल पोजेशन, द कोर्ट शैल एज एन इंटरिम रिलीफ डायरेक्ट हिम टू पुट द ऑनर और ऑक्यूपायर एज द केस में बी इन पोजेशन। अगर अदालत को शुरू के ऊपर अदालत को ये बात पता चल जाती है कि इसके ऊपर उस प्रॉपर्टी के ऊपर जो माफिया ग्रुप है वो अगर आके बैठा हुआ है, तो अदालत जो है वो उसी वक्त ऑर्डर करेगी कि वो जो माफिया है उस माफिया को हटा के जो असल मालिक है उसको कब्जा जो है वो दिलाया जाए। नंबर 2, where the person against whom any such order is passed under subsection 1 fails to comply with the same, the court shall, notwithstanding any other law for the time being in force, take such steps and pass other order as may be necessary to put honor or occupier in possession। ये भी उसकी आगे एक्सप्लेनेशन है। नंबर 3, the court may authorize any official or officer to take possession for securing compliance with its orders under subsection 1, the person so authorized may use or cause to be used such force as may be necessary। Number 4, if any person authorized by the court under subsection 3 requires police assistance in the exercise of his power under this act, he may send a requisition to the officer in charge of a police station who shall on such requisition render such assistance as may be required। The failure of the officer in charge of police station to render assistance under subsection 4 shall amount to misconduct for which the court may direct departmental action against him। Friends, अगर अदालत ने किसी ऑफिसर की ड्यूटी लगाई है कि वो जाके कब्जा जो है उसको छुड़ाए, और कब्जा छुड़ाने के अंदर अगर उसको कोई मुश्किल दरपेश आ रही है, तो अदालत या वो जो ऑफिसर जो कब्जा छुड़ाने के लिए गया है वो अगर ये समझता है कि मुझे पुलिस की असिस्टेंस की ज़रूरत पड़ती है, तो वो SHO जो मुतलका जो थाना है उसका जो SHO है उसको वो जाके वो सारी रिक्वेजिशन पेश करेगा और वो उसे डिमांड करेगा कि तुम ये अदालत का ऑर्डर है जिसके तहत मैं ये कब्जा छुड़ाने के लिए आया हूँ, तो लिहाजा मुझे पुलिस की असिस्टेंस की ज़रूरत है, तो आप मुझे जो है वो पुलिस असिस्टेंस वो प्रोवाइड करें। और अगर SHO पुलिस असिस्टेंस प्रोवाइड नहीं करता
तो अदालत जो है वो डिपार्टमेंटल एक्शन जो है वो लेने के लिए ऑर्डर कर सकती है उस SHO के खिलाफ जो कि असिस्टेंस प्रोवाइड करने में मदद नहीं कर रहा। फ्रेंड्स, उसके बाद सेक्शन 8 है इसका, डिलीवरी ऑफ पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी ऑनर। इसके अंदर उन्होंने बता दिया कि किस तरह जो है वो दोबारा जो पोजेशन है उसको किस तरह डिलीवर किया जाएगा असल मालिक को। वो पढ़ते हैं। नंबर 1, ऑन कंक्लूजन ऑफ ट्रायल, if the court finds that an owner or occupier of the property was illegally dispossessed or property was grabbed in contravention of section 3, the court may at any time of passing order under subsection 2 of that section direct the accused or any person claiming through him for restoration of the possession of the property to the owner as the case may be the occupier if not already restored to him under section 7. For the purpose of subsection 1, the court may, where it is required, direct the officer in charge of the police station for such assistance as may be required for restoration of the possession of the property to the owner or as the case may be the occupier. Friends, इसके अंदर भी अदालत जो है वो उसने ये बता दी है कि अगर एट द एंड ये बात साबित हो जाती है कि उस प्रॉपर्टी के ऊपर जो है वो बिल्कुल गैर कानूनी कब्जा किया गया था, तो अदालत उस गैर कानूनी कब्जे को ख़त्म करते हुए जो असल मालिक है उसको कब्जा डिलीवर करेगी विद पुलिस असिस्टेंस। और नंबर 9 सेक्शन 9 है, एप्लीकेशन ऑफ कोर्ट unless otherwise provided in this act the provisions of the code of criminal procedure 1898 shall apply to proceeding under this act। जो CRPC है उसके तमाम सेक्शन जो है वो इस एक्ट के ऊपर अप्लाई करेंगे। फ्रेंड्स, ये था इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट 2005, जिसके तहत एक जो कंप्लेन है वो हम डिस्ट्रिक्ट सेशन जज के पास इन राइटिंग हम फाइल कर सकते हैं और वो विद इन 60 डेज सेशन कोर्ट जो है वो उसको एडजुडिकेट करके उसको फाइनल उसके ऊपर ऑर्डर देगा। उसके ऊपर ये सारा कानून मौजूद है और इससे हम फ़ायदा ले सकते हैं। फ्रेंड्स, इसके बाद इसी प्रेपोजिशन के ऊपर जो सिविल कोर्ट में भी हम सूट फाइल कर सकते हैं, उसके लिए है दी स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1877। उसका सेक्शन 9 है जो हमें अलाउ करता है कि हम सिविल कोर्ट के अंदर सूट फाइल करके तो हम पोजेशन जो है वो उसको रिकवर कर सकते हैं, तो उसके लिए भी हम सिविल कोर्ट से रजू कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का टॉपिक कि हम इलीगल जो पोजेशन है उसको हम कैसे ख़त्म करवा कर दोबारा हम पोजेशन उसको रिकवर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इससे रिलेटेड जो है वो एक और वीडियो मेरी आने वाली है जिसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे द पार्टीशन एक्ट के अगर एक प्रॉपर्टी के अंदर को शेयरर्स हैं, एक प्रॉपर्टी के अंदर अगर को शेयरर्स हैं, उनका आपस में कोई डिस्प्यूट है और वो ये चाहते हैं कि प्रॉपर्टी की पार्टीशन कर दी जाए, उसका हिस्सा अलहदा कर दिया जाए, मेरा हिस्सा अलहदा कर दिया जाए। तो उसके लिए इंशाल्लाह हम मेरी जो अगली वीडियो आएगी उसके ऊपर हम उस पूरे कानून को वो डिस्कस करेंगे कि उसके तहत किस तरह हम अदालत से रुजू करके रेमेडी अवेल कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।